श्रीवास्तव कुंदरकी में मौजूद है। गौरव, आपकी कई रिपोर्ट्स आज हमने पूरे दिन भर देखी, खासतौर से उसकी चर्चा बहुत ज्यादा रही चारों तरफ। जहां पर आपके साथ हाजी रिजवान चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ तो लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, लोग बड़े डरे हुए हैं क्योंकि पुलिस वाले गली गली में मौजूद हैं। और वहीं मौजूद एक व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम तो वोट डाल के आए, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद आपने क्या किया? अच्छा, वो दाढ़ी लगा के वो भाजपा जो सब जो रास नहीं आता भाजपा आईटी सेल, ऐसा मत कीजिए। आइए गौरव के पास चलिए। पहले गौरव, आपके पास बिल्कुल, देखिए हाजी रिजवान के दावे कुछ और हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुंदरकी ऐसी सीट है जहां 60 से 62% मुसलमान है। तो क्या मुसलमानों ने एक मुश्त वोट एक पार्टी को दिया है या लोगों ने मुद्दों पर वोट दिया? हम लोगों से ही बात कर लेंगे, सीधा वो बता देंगे और सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है पहले बताइए? सलीम अलवी। सलीम अलवी साहब हैं। देखिए दिनेश जी, सलीम अलवी जी हैं। अब सलीम जी ये बताइए कि मुद्दे क्या थे चुनाव के यहाँ पर, ये बताइए। विकास के मुद्दे थे, विकास के मुद्दे थे। मतलब जो विकास नहीं हुआ अब तक समाजवादी में, जो सांसद बने, विधायक बने, कोई विकास नहीं हुआ। तो लोग आपको भाजपा आईटी सेल का बता देंगे कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं, कैंडिडेट बहुत बढ़िया है हमारा। ये कैंडिडेट के चेहरे पे वोट मिला, पार्टी को वोट नहीं मिला, चेहरे पे, कैंडिडेट के चेहरे पे। अच्छा भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, ये बताइए कि जहाँ पर मुसलमानों की संख्या आप ज्यादा होती है, देखा गया है वोट में, तो वो एक मुश्त एक पार्टी को वोट दे देते हैं। क्या ऐसा कुंदरकी में हुआ है कि एक मुश्त जो है बसपा, सपा या IM किसी को वोट दे दिया गया, या कुछ तस्वीर बदली है? नहीं, आपकी तस्वीर बदली है और हमने आपके इस बार देखा है कि 2024 में 2012 से लेके ये रहे हैं MP साहब, बरक साहब रहे थे। आप डिंगरपुर की रोड की हालत देख सकते हैं। 2024 के इलेक्शन में हमने फिर जिया को ऐसा इलेक्शन, बरक साहब को इलेक्शन जिता के भेजा। आप देख सकते हैं हर बार में ये बहाना ले लेते हैं हम सरकार में नहीं हूँ। सरकार में तो आप नहीं आ पाओगे अभी 20 साल तक, तो डिंगरपुर पे 20 साल तक ऐसे निकलेंगे क्या हम? तो इस बार हमारे जो है ठाकुर रामवीर सिंह को हम लेकर आए हैं और पार्टी की कोई बात नहीं है। रामवीर का वोट डालने में तकलीफ हुई क्या, समस्या हुई क्या, ये गौरव उनसे जल्दी से पूछ लीजिए। बाकी तो बहुत सारे काम है, वो गिनाने लगेंगे तो देर हो जाएगी। मनीष यादव के पास आता। गौरव, आपके पास लौट रहा हूं मैं, मनीष यादव के पास चलूं। मनीष, बाकी जगहों से क्या खबर आई आज पूरे दिन मतदान को लेकर, क्या समझा गया और इलेक्शन कमीशन इसको कैसे देख रहा है? मतलब ये 7 सस्पेंशन इसको कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से गड़बड़ हुई है तभी तो सस्पेंड किए गए। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही थी कार्रवाई से, ये तो साफ है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई थी। आइडेंटिटी कार्ड से लेकर समाजवादी पार्टी ने तमाम बिंदु रखे थे, वो पत्र चुनाव आयोग के भेजा था। उसके बाद निर्देश भी जारी किए गए, लेकिन जहां कोई शिकायत आई वहां एक्शन लिया गया। ये नजीर भी चुनाव आयोग ने पेश की है कि समाजवादी पार्टी की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है, हल्के में नहीं लिया गया। जैसे अमूमन तौर पर चुनाव में देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी इस तरह के आरोप लगाती है, एक्शन नहीं होता क्योंकि उनमें दम भी नहीं होता। तो आज अगर कोई बात निकली तो दिनेश उस पर कार्रवाई हुई, ऐसा ये हम सबने देखा है। करल सीट जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है। मैनपुरी और इटावा इलाका मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में यहां की जो लड़ाई है, यहां का मतदाता ये मानकर चलता है कि एक तरफा सी लड़ाई है। हालांकि मुलायम परिवार के बीच ही, चाहे वो बीजेपी का उम्मीदवार हो, वो भी मुलायम सिंह के रिलेटिव है, और जो यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है वो मुलायम सिंह के नाती हैं। तो परिवार के बीच यादव मतदाताओं के लिए कसमकस का माहौल था कि किसकी तरफ जाएं। बीजेपी के लोगों ने भी मेहनत की और समाजवादी पार्टी हवाला देते रहे मुलायम सिंह के उस गढ़ का, अपने कराए विकास कामों का, और उसके दम पर वो वोट मांगते नजर आए। भीड़ मतदान केंद्रों पर इस बार कम देखने को मिली है, लेकिन लोगों ने मतदान किया है। बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर जो हमारी लोगों से बातचीत हुई कि आज रात में आसानी से निकला जा सकता है, लेकिन उस पर हावी DAP की कमी भी रही, उस पर हावी महंगाई भी रही, बिजली के बिल की किल्लत भी किसान करते नजर आए। तो कुल मिलाकर मुद्दों पर आधारित वोटिंग यहाँ पर करहल में देखने को मिली है। यही हाल आइए ये भी समझे कि यहाँ मुंबई, महाराष्ट्र में वोटिंग को ओवरऑल कैसे देखा गया, मुंबई से खासतौर से क्या क्या है। हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी वहां से जुड़ रहे हैं तमाम इनपुट्स के साथ। बताइए राकेश। देखिए दिनेश जी, तकरीबन 3 बजे के जो आंकड़े सामने आए चुनाव आयोग के, उसके मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 45% जो वोटर्स टर्नआउट है वो देखा गया। जबकि मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई शहर में तकरीबन 40% वोट जो है वो रिकॉर्ड हुए। अगर आप इसको 2019 की तुलना में देखें तो उस वक्त 29 से 30% हुए थे 3 बजे तक, जबकि उसके कंपैरिजन में 2024 में ये 40% है। तो भले ही आपको पोलिंग स्टेशन पे आपको भीड़ ना दिखाई दे गई हो, लाइन ना दिखाई दे गई हो, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो पहले से बेहतर है। शायद भीड़ नहीं होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि 2019 में जो कुछ
जो कमियां देखी गई, चुनाव आयोग ने उन कमियों को सुधारा, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पहुंचाई। शायद इस वजह से कहीं पे भीड़ और लंबी कतारें नहीं देखने मिली, लेकिन जो आंकड़े हैं वो ये बता गए कि वोटर टर्नआउट पहले के मुकाबले ठीक है, हालांकि जितना एक्सपेक्टेड था उससे ये कम नजर आता है, लेकिन देखना होगा कि शाम के 6 बजे तक वोटर्स टर्नआउट जो और कितना ये मैं बढ़ता ये है। जानना चाहता हूं, ये कैश और बिटकॉइन इसका कितना इको आपको सुनाई दिया वोटर्स के बीच में? देखिए, वोटर्स के बीच में ये घटना जो महज 24 घंटे पहले हुई थी, चाहे वो बिटकॉइन की बात करें, चाहे वो विनोद तावड़े की बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि वोटर्स जो है उसके पहले ही अपना मन बना चुके थे। उन्होंने तय कर लिया था कि आखिर वोट किसे देना है। और सबसे खास बात दिनेश जी जो मैंने नोटिस की है पूरे महाराष्ट्र में, कि ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो बाहर निकली हैं वोट करने के लिए। जो आंकड़े वो साफ बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी ज्यादा हाई रहा है, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। और इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है, इस बात का अंदाजा कोई भी लगा सकता है। आपके पास फिर लौटेंगे और एक बार सोहन सिंह के पास जाना चाहता हूं मैं। जरा रांची चलिए और वहां देखिए झारखंड के संदर्भ में उनके पास क्या इनपुट्स हैं। सोहन सिंह, पूरे दिन की वोटिंग आपका नजरिया, और अभी तक आपने क्या प्रमुख बातें नोट की हैं जो इस समय आप साझा करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो समाप्त होने वाली है वोटिंग। देखिए दिनेश जी, झारखंड में जो विधानसभा चुनाव है सो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो मुख्य बातें रहा कि जो जिस तरफ जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, जिस तरह बीजेपी ने हमला किया, बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला था, करप्शन का मामला था, बेरोजगारी का मामला था, ये पूरा कहा जाए तो मुद्दे हावी रहे। और जो सरकार में जो सत्ता पक्ष में लोग हैं वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड पे रहे और अपने विकास की बातें करते रहे। लेकिन कहा जाए तो आज जो सेकंड फेज के जो चुनाव संपन्न हुआ है, जो 38 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ, ये कहीं न कहीं जो पार्टियां सत्ता में जाएंगी उनके ये वो रास्ते का ये दरवाज़ा खोलेगी। इसलिए जो कोल्हान का जो इलाका है और संथाल का इलाका है, कोल्हान के इलाके में फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ था और संथाल के इलाके में सेकंड फेज में चुनाव हुआ है। तो कहा जाता है कि कोल्हान और संथाल जो दोनों फतह करता है वही सत्ता तक पहुंचता है। तो अब देखना होगा कि जो संथाल के इलाके में एनडीए और इंडिया दोनों में से कौन वहां पर बाजी मारता है। लेकिन जो चुनाव संपन्न हुए उसके बाद कहा जाए तो एनडीए और इंडी दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी। हालांकि 23 तारीख की बात पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है, लेकिन पूरी पार्टियों ने संथाल में पूरी तरह से जोर लगा दिया था। देश के प्रधानमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी और लगातार बीजेपी की जो टॉप लीडर है वो संथाल तक पहुंचे और संथाल तक अपनी चुनावी सभाएं की और जनता तक इन बातों को मैसेज देने की कोशिश की गई कि संथाल और कोल्हान क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के वोटर्स, और क्या कहा है वोटर्स ने महाराष्ट्र के उपचुनाव में, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये सब आपके सामने स्पष्ट होगा। एग्जिट पोल के जरिए आप ये समझ पाएंगे, अंदाजा लगा पाएंगे कि गिनती वाले दिन 23 तारीख को आपको क्या दिखाई देने वाला है।